वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर पर आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं। और अभी हम लोग हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 8 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8 स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 8 में अभी हम लोग जनजातीय और नागरिक विद्रोह पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेजी शासनकाल में, जिसने अंग्रेजों की कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट पूर्वाभास करा दिया कि भारतीय क्या कर सकते हैं। और ये विद्रोह किया गया था संथाल जनजातियों के द्वारा, इसलिए इसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। और यह विद्रोह हुआ था 1855 में। 30 जून 1855 से इसका आरंभ होता है। तो 1855 में यह विद्रोह आरंभ हुआ था और संथालों ने किया था, इसीलिए इसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसे कभी आप देखेंगे हुल विद्रोह भी कहा जाता है। पूछा जाएगा हुल विद्रोह कब हुआ था या संथाल हुल कब हुआ था, तो 30 जून 1855 में ही। इसके अलग नाम है। हुल इसलिए कहा जाता था कि संथाल जब विद्रोह कर रहे थे, जब वो लड़ाई कर रहे थे, तीर धनुष लेके युद्ध में जा रहे थे, तो हुल हुल चिल्लाते थे वो। उससे उसके अंदर आपस में यूनिटी आती थी, एकता आती थी। तो इसी हुल हुल चिल्लाने के कारण इस विद्रोह का नाम, जब अंग्रेजों का जो भी डाटा तैयार किया गया इस विद्रोह के बारे में, उन्होंने इसे हुल रिबेलियन भी कहा है, क्योंकि ये हुल हुल करते थे। इसीलिए इसे सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता था, क्योंकि इस संथाल विद्रोह के जो मुख्य लीडर थे वो सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई हुआ करते थे। हालांकि चांद भैरव और उसकी दो बहनें थी फूलो झानू, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीड रोल में थे वो सिद्धू और कान्हू थे। इसीलिए इसे सिद्धू कान्हू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो विद्रोह का प्रसार था किस क्षेत्र में हुआ था। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा झारखंड का मैप है। झारखंड का मैप, जहाँ पे ये जो इलाका है, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यही था मुख्य रूप से संथाल हुल का क्षेत्र। और ये अभी देखा जाए, ये संथाल परगना, ये संथाल परगना जो प्रमंडल है, ये वही एरिया है। तो उस समय संथाल परगना प्रमंडल नहीं हुआ करता था, बल्कि संथाल परगना जिला हुआ करता था। इसी विद्रोह के बाद वो जिला बना था, और उसके पहले इसे दामिन को क्षेत्र कहा जाता था। ये जो एरिया था उस वक्त 1855 में दामिन ए को के नाम से जाना जाता था। तो संथाल विद्रोह इसी एरिया में हुआ था, जो कि वर्तमान में यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग, या इस एरिया में अभी देखा जाए तो गोड्डा है जो झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, उसमें गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, हम दुमका है। तो ये सारा एरिया इसके अंतर्गत था। यहीं पे विद्रोह का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ। हालांकि कुछ एरिया में बाद में हजारीबाग, बीरभूम में भी इसका प्रसार देखा गया, लेकिन ये इसका मुख्य केंद्र था। ये वाला एरिया जो हम लोग आज कह सकते हैं, आज का जो संथाल परगना प्रमंडल है, वो वाला एरिया संथाल हुल का मुख्य सेंटर था। और यहीं पे जो साहेबगंज था, साहेबगंज, तो साहेबगंज के पास जो भोगनाडीह है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वही भोगनाडीह से इस विद्रोह का आरंभ माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस विद्रोह के बारे में एक एक चीज़ों को देखेंगे और क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अन्य विद्रोहों की अपेक्षा ये बड़ा विद्रोह था। और जितने भी छीटपुट तरीके से छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, अंग्रेजों ने उसे आसानी से कुचल दिया। लेकिन संथाल विद्रोह ऐसा था जिन्होंने कह सकता अंग्रेजों को नाक में दम करके रखा था। जिस प्रकार 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को की जड़ें, नींव जिसको नींव तो हिला दी, उसी प्रकार इस विद्रोह को भी उससे कम नहीं माना जा सकता है। बस संथालों ने यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह को इतिहास में और भी अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा है। संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, क्योंकि विद्रोह का जिस प्रकार विप्लव हुआ, महिलाओं, बच्चों, आदिवासी, हर एक वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। इसके कारण इसे जन क्रांति का रूप लगने लगा। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत बड़े समाजवादी थे, उन्होंने इस विद्रोह को, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। बोला भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जनता की कोई क्रांति हुई है तो यही क्रांति है, संथाल विद्रोह को। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। कार्ल मार्क्स ने भारत के, यहाँ काल हो गया, कार्ल होगा, कार्ल मार्क्स ने भारत के किस विद्रोह को
जनता की प्रथम क्रांति का है या भारत की प्रथम जन क्रांति का है, तो संथाल विद्रोह को। इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू कान्हू थे और इसके अलावा उसके दो भाई थे चांद भैरव, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दो बहनें फूलो और झानू, और ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह का जो प्रारंभ संथाल परगना से हुआ, बिल्कुल हम लोग पहले भी देख चुके, संथाल परगना एरिया से प्रारंभ हुआ, लेकिन यह विद्रोह धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर क्षेत्र में भी फैल गया। इस विद्रोह का अगर देखा जाए नेतृत्व तो सिद्धू कान्हू ने किया, खासकर कहाँ किया, सिद्धू कान्हू ने संथाल परगना क्षेत्र में किया सिद्धू कान्हू ने। लेकिन उसी तरह हजारीबाग में विद्रोह का नेतृत्व जिन्होंने किया वो थे लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हजारीबाग में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, क्योंकि संथाल परगना में पॉपुलर हो गए हैं कि सिद्धू कान्हू ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, और ऑप्शन में आपको सिद्धू कान्हू भी रहेगा। लेकिन हजारीबाग में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। हजारीबाग में लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, इसीलिए वीरभूम एरिया में गोरा मांझी। ये सब प्रश्न बनते हैं क्योंकि सिद्धू कान्हू तो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो उनसे कभी कोई प्रश्न आपसे नहीं भी पूछा सकता है, और ये सब प्रश्न आपको डीपली पूछ लिया जाएगा। हजारीबाग से किसने किया, वीरभूम से किसने किया, तो ये सब इन तीन नामों को आप लोग याद रखेंगे। संथाल परगना का हम लोग को थोड़ा इतिहास जानना होगा, आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ और इसका कारण क्या था, इसलिए संथाल परगना के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड इसको हम लोग देखना पड़ेगा। संथाल परगना जो क्षेत्र था पहले जंगल झाड़ का एक क्षेत्र था और बहुत ही निर्जन क्षेत्र था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, और यह यहाँ पे कह सकते हैं कि एक पहाड़िया जनजाति जो हुआ करती थी वो पहाड़ों पे रहती थी, और नीचे पूरा जंगल झाड़ हुआ करता था, वो पहाड़ों में ही अपना जीवन यापन करती थी पहाड़िया लोग। लेकिन धीरे धीरे 1790 के आसपास देखा गया कि जो मानभूम, वीरभूम, सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में संथाल आदिवासी हुआ करते थे, उनका वहाँ के जमींदारों के द्वारा शोषण प्रारंभ किया गया। जमींदारी बंदोबस्त के कारण या अस्थायी बंदोबस्त के कारण उन क्षेत्रों में उनका शोषण प्रारंभ हुआ। उन्होंने क्या किया, अपना ठिकाना बदलना प्रारंभ कर दिया, और वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में, जिसे कि उस समय दामिन ए को कहा जाता था, दामिन ए को, जो अभी वर्तमान संथाल परगना है उसे उस वक्त दामिन ए को कहा जाता है, दामिन ए को, और ये आकर इधर बसना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इसको बसाने में अंग्रेजों की भी भूमिका थी, क्योंकि जो पहाड़िया लोग होते थे इस क्षेत्र के, वो पहाड़िया लोग कभी भी अंग्रेजों को टैक्स नहीं देते थे। अंग्रेज जब भी उससे टैक्स वसूलने आते थे तो वो अपने पहाड़ों पर चढ़े रहते थे, तो उसे कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। इसीलिए चाहते थे कि इस इलाके में कुछ ऐसे लोग बसे जो जमीन पे रहे और उससे टैक्स वसूला जाए, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। तो उस वक्त हमारा जो एरिया था इसी क्षेत्र में पड़ता था, बंगाल के एरिया में, झारखंड का इलाका, तो वहाँ से भी अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था। इसीलिए संथालों को यहाँ बसाने का अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, और वो लोग पहले से ही शोषण से प्रताड़ित थे और इस एरिया में आना चाहते थे। और इसीलिए जब संथाल आए 1790 के बाद, तो उन्होंने क्या किया, इसे अपना निवास स्थान बनाया। और बहुत ही मेहनती होते हैं संथाल भाई बंधु, उन्होंने सारे जंगल, जो भी कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी, उसे कृषि के अनुकूल बनाया। दिन रात मेहनत करके एक शानदार तरीके से खेती के लायक इस जमीन को बना दिया, अपने खून पसीने की कमाई से, खून पसीने के मेहनत से। तो इस मेहनत से जब उन्होंने इस जमीन को तैयार किया, तो वो अब इसे अपना समझने लगे, और उनसे एक विशेष लगाव हो गया कि इस जमीन को मैंने तैयार किया है, ये जमीन मेरा है। लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लेने का प्रयास किया, और जमींदारों को यहाँ भेजना प्रारंभ कर अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पर भी लगा दिया गया। अंग्रेजों का जो भी टैक्स सिस्टम था 1855 में हम लोग जानते हैं अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम में परिवर्तन आ गया था। पहले तो था अस्थायी, लेकिन 1820 के आसपास, यहाँ पे 22 के आसपास रेतवाड़ी आ जाती है, फिर महलवाड़ी आ जाती है। तो इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने अपना टैक्स का जो भी व्यवस्था उस वक्त, जैसे रेतवाड़ी, महलवाड़ी, हर तरह के माध्यम से इन भोले भाले संथालों को टैक्स देने के लिए मजबूर किया। और टैक्स का जो रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, और इनके जमींदार आते थे टैक्स वसूलने, और उनका जो रवैया होता था वो गलत होता था। और इसको
टैक्स जो देना पड़ता था वो टैक्स नगद देना पड़ता था, नगद में इसे टैक्स देना पड़ता था। तो नगद में टैक्स देने के लिए अंततः ये क्या करते थे, महाजनों से ऋण लेते थे, उधार लेते थे। और महाजन, इन भोले भाले महाजन या साहूकार कर सकते हैं उसको, भोले भाले संथालों को जाली तरीके से, अगर वो उन्होंने 500 ऋण लिया तो उससे 500 को ये 5000 तक बना देते थे, एक जीरो लगा देते थे। इस प्रकार उनका वहाँ से भी शोषण प्रारंभ हो गया। अब वो कभी भी उस ऋण को चुका नहीं पाते थे। जब ऋण को नहीं चुका पाते थे तो ये महाजन और साहूकार, जमींदार और कभी कभी अंग्रेज अधिकारी भी इनके पास आते थे और इनके घरों में आकर इनकी जो मवेशी होते थे, इनके मवेशी को खोल कर ले जाते थे, कभी इनके फसलों को उठा कर ले जाते थे। तो इसके बाद कभी जब घर आते थे, इनकी जो महिलाएं होती थी उनके साथ भी बदतमीजी, दुर्व्यवहार किया जाता था। इस तरह संथाल बहुत त्रस्त थे, संथाल बहुत ही परेशान थे अपनी स्थिति देख, क्योंकि उन्हें उसे इस जमीन से लगाव था, इस जमीन को उन्होंने ही तैयार किया था। और उसके द्वारा जब तैयार किए गए जमीन पर कोई दूसरा मालिकाना हक करके टैक्स लेने आता था तो इसे बहुत ही कचोटता था। एक तरह से उसके अंदर एक आग थी, विद्रोह की आग थी, विस्फोटक स्थिति अपने आंतरिक मन में लिए हुए थे संथाल जनजातियां। तो देखते हैं आगे और क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो क्या होता है कि 1790 के बाद संथाल यहाँ पे बसना प्रारंभ कर देते हैं और वो इस इलाके को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और 1815 से 30 के बाद देखा जाता है सबसे अधिक संथाल इस क्षेत्र में आए थे। विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। जब अंदर से विस्फोटक की स्थिति थी संथालों के मन में, विशेषकर किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, जमींदार, साहूकार, साहूकार के खिलाफ था। और जब ये इनके खिलाफ कुछ करना चाहते थे, जब तत्कालीन अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के सामने जब ये जाते थे, अंग्रेजों के न्यायालय पहुंचते थे, तो वहां पर भी इन्हीं लोगों के पक्ष में डिसीजन दिया जाता था। यानी अंग्रेज इन लोगों के साथ थे, इसीलिए अंततः अंग्रेजों के साथ। ये लोग पहले जो इन्होंने विद्रोह किया था, जिसको कहते हैं कि किसके खिलाफ किया, जमींदार और साहूकार के खिलाफ, जिसे इन्होंने एक संज्ञा दी दिकू। दिकू किसको कहते हैं, गैर आदिवासी को। ये इस इलाके को अपना इलाका समझते थे, लेकिन यहाँ पे जमींदार, साहूकार जो कि सामान्य वर्ग से हुआ करते थे, गैर जनजातीय हुआ करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और जब इस दिकुओं के खिलाफ या जमींदारों या साहूकारों के खिलाफ जब संथाल कोर्ट जाते थे, न्यायालय जाते थे, अंग्रेजों से शरण मांगते थे, चाहे वो थाना जाए, कोर्ट जाए, तो वहाँ भी इनके साथ पक्षपात होता था। और वहाँ पर जमींदारों और साहूकारों और दिकुओं के पक्ष में डिसीजन दिया जाता था, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के ही चमचे थे। तो इसलिए अंततः अंग्रेज भी इसमें शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ भी संथालों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम लोग का इनको गैर आदिवासी को यहाँ से भगाना है, दिक्कू को भगाना है और अपना राज स्थापित करना है संथालों ने। और इसी के खिलाफ आंदोलन, जिसे कह सकते हैं संथाल विद्रोह या संथाल हुल, प्रारंभ हो जाता है। और इसका जो तात्कालिक कारण होता है, तात्कालिक कारण ये होता है कि 1855 में ही एक संथाल जिसे कि कैद करके थाना में रखा जाता है, विजय मांझी, चोरी का इस पर झूठा आरोप लगाया जाता है विजय मांझी पर। और विजय मांझी की हाजत में ही हत्या हो जाती है, पुलिसों के मारपीट से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके खिलाफ संथालों में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग का नेतृत्व करते हैं सिद्धू। इसी प्रकार की एक मीटिंग आप देख सकते हैं, फिगर में भी प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर सिद्धू हैं, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और सिद्धू को उसी विद्रोह में जो 30 जून 1855 को हुई, और 30 जून 1855 को सिद्धू को नेता मान लिया गया, अपना विद्रोह का राजा घोषित किया गया। और सिद्धू के नेतृत्व में विद्रोह करने का विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। और ये निर्णय संथालों ने सम्मिलित रूप से लिया, सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, और इस प्रकार अलग अलग पदनाम से अलग अलग लोगों को सुशोभित किया गया और इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और यह विद्रोह किसके खिलाफ था, अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों और कुल मिलाकर गैर आदिवासियों, जिसे दिकू कहते थे, उसके खिलाफ विद्रोह का प्रारंभ हो गया। अगर इसे ऐतिहासिक भाषा में देखें तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है उपनिवेशवाद,
क्यों? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उस अधिकार वाले क्षेत्र को अपने अनुकूल प्रयोग करता है, अपने अनुसार उसे चलाता है, तो उस क्षेत्र को उसका उपनिवेश कहा जाता है। तो इसी तरह अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और धीरे धीरे उसका उपनिवेश का विस्तार हुआ और संथाल परगना क्षेत्र भी उसका उपनिवेश का हिस्सा था और उपनिवेश का एक ही मकसद होता है, आर्थिक शोषण। तो इसी उपनिवेशवाद, इसी आर्थिक शोषण, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह हुआ तथा अंग्रेजों और गैर आदिवासियों में महाजन, साहूकार हुआ करते थे, उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया गया और संघर्ष का जो प्रारंभ हुआ 30 जून 1855 को, और साहेबगंज के पास, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है भगनाडी, वहीं पे विद्रोह की शुरुआत हुई और लगभग 400 आदिवासी द्वारा एक सभा की गई जिसमें नारा दिया गया, क्या? अब अपना देश अपना राज होगा, अपना देश अपना राज, इन लोगों को भगाना है। और संथाल विद्रोह का बिगुल फूंका गया इसी बैठक के बाद। इसमें सिद्धू को राजा बनाया घोषित किया गया बैठक में, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। ये चारों भाई थे आपस में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, और सबको बैठक में अलग अलग पद के नाम से सुशोभित किया गया और विद्रोह का आगाज कर दिया। इस विद्रोह का जो सबसे कह सकते कि पहला घटना होता है वो है जिस थाने में विजय मांझी नामक संथाल की हत्या की गई थी, उसी थाने के जो दरोगा थे वो महेश लाल थे, महेश लाल और प्रताप नारायण। इसी के पीटने से उसकी हत्या हो गई थी। तो सबसे पहले संथालों ने महेश लाल और प्रताप नारायण की पीट कर हत्या कर दी और इस प्रकार विद्रोह प्रारंभ हो गया। और विद्रोह में संथालों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कर सकते हैं, बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किया। और देख सकते हैं संथालों ने अपने परंपरागत हथियारों से, तीर धनुष के साथ, और देखिए महिलाएं भी उनको मदद करती थी, तीर लेके आती थी, जब उनके तीर खत्म हो जाते थे ये फिर उन्हें तीर देती थी। और ये तीर हम लोग को पता है कि संथाल जाति तीर धनुष चलाने में बहुत ही माहिर होती है, इसका निशाना बहुत ही अचूक होता है। तो इन्होंने परंपरागत तरीके से तीर धनुष भालों के माध्यम से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और एक तरह से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि अंततः उसे सेना को बुलाना पड़ा और सेना की मदद के माध्यम से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। और 7 जुलाई 1855 को विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी गई। लेकिन सेना के अन्य जो अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी, मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया और उसकी भी हत्या हो जाती है, वो मारे जाते हैं संथालों के विद्रोह में। और अंततः अपने आधुनिक हथियारों के दम पर, अपने सैन्य बल के दम पर संथालों को दमन करने में अंग्रेज सफल हो जाते हैं। और संथालों के जो मुख्य नेता थे सिद्धू और कान्हू, इनको बढ़ेत में फांसी दे दी जाती है, बढ़ेत में। और चांद भैरव युद्ध करते मारे जाते हैं, युद्धभूमि में ही मर जाते हैं। इनके नेता की मृत्यु के बाद संथालों का विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। और देखा जाए तो संथालों के विद्रोह को दमाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थे कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। एग्जाम के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भाग लिया और 15,000 के लगभग मारे गए। तो ये काफ़ी बड़ा संख्या है, 15,000 से अधिक संथाल मारे गए थे इस विद्रोह में। और ये जो विद्रोह में भाग लेने वालों की संख्या लगभग 50,000 के लगभग थी। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या होता है? इस विद्रोह का परिणाम होता है कि अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया कि जिस प्रकार का विप्लव संथालों ने किया और अपने जान की बाजी लगाकर ये विद्रोह किया, इसके लिए हमें कोई नए तरीके से सोचना होगा। और बहुत बड़े प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। संथाल परगना जो क्षेत्र था, जो दामिनी को का क्षेत्र था, पहले इसे दामिनी को कहा था, तो दामिनी को नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया। यानी अब यहाँ सभी प्रकार के लोग नहीं आ सकते हैं, बहुत लोगों पर यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी गई
और जो ज़मीन थी, जो इनके जो एरिया थे, उन्हें उन्हें मूल रैयत को वापस कर दिया गया और नॉन रेगुलेशन एरिया बना के बाहरी लोगों को यहाँ आने से रोकने का प्रयास किया गया। और हम लोग देखते हैं इसी प्रयास के तहत 1860 में एसपीटी एक्ट बनता है। एसपीटी एक्ट यहाँ पे बन जाता है। एसपीटी एक्ट के माध्यम से जब संथालों की जो आदिवासियों की भूमि है, अब उसे गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। इस प्रकार का एक्ट के माध्यम से संथालों के अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास किया गया और ताकि फिर से इस प्रकार का विद्रोह नहीं हो। और इसके अलावा संथाल परगना जो दामिनेको के नाम से पहले जाना जाता था, दामिनेको को एक अलग जिला संथाल परगना के नाम से बना दिया गया और इस प्रकार संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन 1855 में हो गया। अर्थात इस विद्रोह का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा। संथाल परगना नामक नया जिला बना और आज यही संथाल परगना झारखंड क्षेत्र का एक हमारा प्रमंडल है और यहाँ पे 6 जिले हैं इस संथाल परगना में। तो अभी हम लोग देख रहे थे संथाल विद्रोह या संथाल हुल या जिसे सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू यहाँ पे कितने बनेंगे, उस एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है? संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हुल विद्रोह। पहला, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू ने। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, या पूरा संथाल परगना का पहले क्या नाम था? तो दामिन ए को। इसके बाद आपसे पूछा सकता है संथाल जनजाति ने सबसे पहली बार झारखंड में प्रवेश करना कब प्रारंभ किया? तो 1790 में। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम के संथाल। आपसे ये पूछा जा सकता है किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा जाता है? तो संथाल विद्रोह को। किस यूरोपीय समाजवादी ने या इतिहासकार ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? भारत की प्रथम जन क्रांति किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। संथाल विद्रोह में किन भाई बंधुओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। और अलग से क्वेश्चन ये पूछा सकता है सिद्धू कान्हू की बहनों का क्या नाम था जिन्होंने संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो फूलो जानू। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न आता है और अक्सर आया है बहुत सारे एग्जाम्स में, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। वीरभूम क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीरभूम में तो गोरा मांझी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है संथालों ने जब अपने वीरभूम, मानभूम, सिंहभूम से संथाल परगना क्षेत्र में निवास करना प्रारंभ किया तो किस ईस्वी के बीच इनका सबसे ज्यादा यहाँ पर आगमन हुआ? तो वो था 1815 से 1830 के बीच। आरंभ कब हुआ? 1790 से। आरंभ 1790 से हुआ और 1815 से 30 के बीच इनका सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रसार देखा गया। इसी प्रकार संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? सबसे पहले तो भगनाडी। भगनाडी कहाँ है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में स्थित है। संथाल विद्रोह के दौरान संथालों ने कौन सा नारा दिया? अपना देश अपना राज। अपना देश अपना राज। अगला है संथाल विद्रोह के दौरान बैठक में किसे राजा घोषित किया गया? सिद्धू को। आप याद रखेंगे, सिद्धू को राजा। इसी तरह पूछा था किसे मंत्री घोषित किया गया? कान्हू को। किसे प्रशासक घोषित किया और किसे सेनापति नियुक्त किया गया? इससे यहाँ पे 4 प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार संथाल विद्रोह के विद्रोह को दमन करने के दौरान
किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई? महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई तो मेजर बारो। इसी तरह आपसे ये पूछा जा सकता है संथाल विद्रोह का दमन करने में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो जनरल नायट का नाम भी आप इसमें याद रखना चाहिए। इसी प्रकार संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी जाती है? तो महेश लाल और प्रताप नारायण। संथाल विद्रोह के दौरान सिद्धू और कान्हू को फांसी कहां पर दी गई? तो बढ़ेत में। संथाल विद्रोह के दौरान किन महत्वपूर्ण अधिकारियों ने विद्रोह को दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई? तो लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। किस अंग्रेज अधिकारी ने संथाल विद्रोह के दमन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक हम लोग पहले भी देखें, लॉयड। ये पांचों का नाम आपको याद रख लेना ऑप्शन में, ये आपको इनमें से कोई भी एक रह सकता है। इसी प्रकार संथाल विद्रोह के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा? संथाल परगना जिला का गठन। संथाल परगना नामक नए जिला का गठन सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा। और बाद में ये तो 1855 में ही हो गया। 1855 में संथाल परगना एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन 1860 में एसपीटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बन गया 1860 में, वो भी इसी का परिणाम था। तो अभी हम लोग टोटल एमसीक्यू जितना बन सकता था उसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब कल हम लोग एक फिर नए विद्रोह को लेकर आपके सामने मॉर्निंग के क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथियों ये कहना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री की क्लासेस एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं 9 AM मॉर्निंग में, तो आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें और प्रतिदिन का क्लास बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करें। और नेट नहीं, जेआरएफ मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।